आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बयान दिया जिससे 2027 के चुनाव की दशा और दिशा तय हो सकती है। मोहन भागवत ने कहा कि धर्मांतरण को रोका जाए और इसके साथ ही घर वापसी तेज की जाए। इस बयान से सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। ओवैसी की पार्टी तो इतनी बेचैन हो गई है कि इस पूरे घटनाक्रम में 26/11 मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब का एंगल खोज रही है और मोहन भागवत की सोच को कसाब जैसा बता दिया है। इसके बाद जमेते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपना पुराना वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 20 करोड़ मुस्लिमों की घर वापसी कराई जाएगी क्या? मदनी ने यह भी कहा कि देश में नफरत की आग भड़काई जा रही है और हिंसा का माहौल तैयार किया जा रहा है। इसके बाद समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कोसने के लिए उतर आए। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, सवाल है कि क्या घर वापसी वाला बयान 2027 में यूपी चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। घर वापसी से 27 में सत्ता वापसी, आर पार में आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बॉर्डर के कई इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव के पीछे भी यह धर्मांतरण है। क्या वाकई घर वापसी सिर्फ 27 की सत्ता वापसी नहीं, उससे भी आगे का खेल है? आज का आर पार बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी करीब साल भर का वक्त बचा है, लेकिन मुद्दों की बिसात अभी से शुरू हो चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में एक बयान दिया जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मोहन भागवत ने कहा, लालच, जबरदस्ती धर्मांतरण पर रोक लगानी चाहिए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो हिंदू धर्म में लौट रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए। बयान का संदर्भ भले ही चुनावी ना हो, विपक्षी पार्टियों से लेकर तमाम मौलाना इस बयान पर लाल पीले हो रहे हैं। आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान को अपने घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जो लोग भी घर वापसी की मुहिम चलाते हैं तो उस घर वापसी का नाम दूसरे शब्दों में धर्मांतरण है। हम घर वापसी को धर्मांतरण ही समझते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई भी कानून भारतीय जनता पार्टी बना ही नहीं सकती। तो एक तरह से आदरणीय मोहन भागवत जी ने इस सरकार को ये बयान देकर के फंसा दिया है। लेकिन बयान का विरोध करते करते ओवैसी की पार्टी ने तो हद पार कर दी। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। ओवैसी की पार्टी पूरे दल बल के साथ यूपी चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रही है। शायद इसीलिए बयानों का तीखापन बढ़ता जा रहा है। वैसे यूपी में ओवैसी की तैयारी को लेकर विपक्षी गठबंधन में बेचैनी साफ साफ दिख रही है। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नाशनाबादी नहीं है, लेकिन हम तो खत्म करके जाएंगे। कौन? हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। हैदराबाद वाली परेशानी कौन सी थी? नहीं, हैदराबाद की बिरयानी थी, परेशानी नहीं थी। शेरवानी। आप बच रहे हैं इस सवाल से। नहीं, वो मजाक की बात थी और ऐसी। अच्छा, कौन सी परेशानी है? असदुद्दीन ओवैसी है? नहीं, ओवैसी मुस्लिम वोट ले रहा है नहीं यूपी में। देखिए, वो एक अलग विषय है। इस बीच मायावती की पार्टी ने भी सपा को एक शुरुआती झटका दे दिया है। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीलिए होली मिलन हो रहा है। इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी का चुनाव धर्म की धुरी पर तय होगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, घर वापसी से 27 में सत्ता वापसी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं
घर वापसी से सत्ता वापसी वाली बिसात का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, बीजेपी और आरएसएस लगातार डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फैक्ट नंबर 2, यूपी में छांगुर बाबा और जिम में धर्मांतरण के बड़े मामले सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट है, घर वापसी और लव जिहाद जैसे मुद्दों से हिंदू वोट बैंक के एकजुट होने की उम्मीद है। फैक्ट नंबर 4, 2024 लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट बटा, जिससे बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में भी हिंदू वोट बटा था, जिसकी वजह से नुकसान हुआ था। इसी के बाद नारा आया, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। फैक्ट नंबर 5, यूपी में ओवैसी के एंट्री से कांग्रेस और सपा पहले ही परेशान है, और जो वायरल वीडियो है मल्लिकार्जुन खड़गे का इमरान मसूद के साथ बातचीत का, वो आपके समक्ष है, और इमरान मसूद का उस पर रिएक्शन। और अब घर वापसी जैसे मुद्दे उठे तो कांग्रेस और सपा से हिंदू वोट भी छिटक सकता है। और बड़ा सवाल यह है कि 2027 में 2024 के नुकसान की भरपाई के लिए ध्रुवीकरण का दांव क्या बीजेपी और संघ चल रहा है, यह बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, मेरे साथ आज की चर्चा के अंदर कौन कौन है? आसिम वकार मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ फराज किदवई इस चर्चा में, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, साजिद रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है, वरिष्ठ नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन डिबेट ओपन करते हैं आज दो लोगों से। सीधे तौर पर फराज किदवई, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना और कहा ओवैसी आएंगे तो मुसलमान वोट काटेंगे। तो अगर आप मुसलमान वोट को इकट्ठा करेंगे तो बीजेपी और संघ भी अपना दांव चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि ओवैसी के आने से आप डर रहे हैं? अमीश जी देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस दिन पीडीए का नारा दिया था, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। और जब उत्तर प्रदेश का पीडीए एक हुआ तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने चारों खाने चित्त कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करिएगा और 2027 की खासकर आप बात करिएगा, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद है और समाजवादी पार्टी के फेवर में लामबंद है, मार्क माय वर्ड्स, आप देखिएगा मेरी बाइट आज ये कहीं आप सेव कर लीजिएगा कि 2027 के चुनाव में रखी है। एक और बाइट को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बिहार में लालू का लाल आएगा। वो आया नहीं, लालू का लाल, कांग्रेस और लालू का लाल आएगा। ओवैसी की पार्टी की 6 सीटें आ गई, ओवैसी की पार्टी की 5 सीटें आ गई। आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उसकी 6 आई। वो 60 लड़े थे, ये 25 लड़े थे। आपकी वो बाइट भी मैंने अभी तक रिकॉर्ड कर रखी है। हाँ, कोई बात नहीं। अभी बात उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की हो रही है अमीर जी, और मैं जो कहने जा रहा हूं इसको आप प्लीज रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। सब रिकॉर्ड ही हो रहा है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दम पे, अपने अलायंस के दम पे 350 सीटें जीतने जा रही है। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो मैं बहुत अच्छा आदमी मानता हूं। मैं आसिम भाई के साथ किसी और जगह बैठा हुआ था, मैंने पहले भी कहा था, आज आपके इतने बड़े शो में, देश का सबसे बड़ा शो है, मैं रिपीट करना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बड़े देशभक्त आदमी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। उसी आशीर्वाद की वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में भेजा गया भारत की बात रखने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात भी रखी। आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम ओवैसी साहब को देंगे, हमको पूरा यकीन है वो बाखूबी करेंगे। तंज कस रहे हैं आप असदुद्दीन ओवैसी पर, तो ओके, तंज कस रहे हैं आप, ओके। मैं तो असलियत बता रहा हूं। ठीक है, असीम वकार, किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है, आप किसकी सी टीम है? असीम वकार। देखिए,
नए नए प्रवक्ता हैं तो ये भी दिखाना है कि असद ओवैसी साहब उनको, अखिलेश जी को, कि वो बड़े काबिल भी हैं। असद ओवैसी का नाम लिया उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन उन्होंने देखिए मैंने कुछ अपने पर्सनल नहीं सांसद किया का नाम था, नहीं लिया। इनसे बोलिए पर्सनल ना हो आसिम भाई। बलिया से सांसद हैं, ये तो आप उखाड़ लीजिए कुछ पर्सनल हो के मेरा, आइए पर्सनली हो जाते हैं। नहीं, ये उखाड़ना और कितनी देर लगेगी? ये सब बदतमीजी आप लोग करिए। ये ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता बोल सकते हैं उखाड़ लीजिए और नोच लीजिए, ये सब आसिम भाई हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ये उखाड़ना आप लोग को मुबारक। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जिस समाजवादी पार्टी में ये हैं उसमें यही रह भी सकते हैं। जिस आदमी ने यह कहा कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकाल कर उनका बलात्कार करो, उनके साथ गलत काम करो, वो इनका नेता है सुनील सिंह। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ने उनको लिया और ये सब सुनील सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और खाली ये नहीं लगाते हैं, समाजवादी पार्टी के सारे मुसलमान विरोध नहीं कर सकते उसका। अगर इनकी हिम्मत हो तो विरोध करके दिखाएं अभी सुनील सिंह का। जो मुसलमान अपनी औरतों को कब्रों से निकालकर बलात्कार करवा दे एक दूसरे सुनील सिंह नाम के आदमी से, उस आदमी से आप क्या उम्मीद रखिएगा भाई? मुझे बताइए, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, फराज किदवई में अगर हिम्मत है तो सुनील सिंह का और सुनील सिंह को अपनी पार्टी में लेने वाले का विरोध करें। नहीं, आप अगर ये मर्द है तो करें विरोध मत लीजिए। ओके, फराज किदवई जवाब। हिम्मत, जुर्रत और भी बहुत कुछ बोला। देखिए अमीर जी क्या है कि जब मैंने शुरुआत की तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की और मैंने कहीं यह नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की आप सुनील सिंह पर बोलो भाई। भूरी प्रशंसा आप भी जानते हैं। आप क्या अरे कहना भाई, चाह रहे थे? मैंने कि मोदी जी का आशीर्वाद है। नहीं, आपको क्या लगता है कि असीम बकर भी कच्चे खिलाड़ी है? क्या वो भी पुराने आ रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद होना क्या गलत बात है अमीश जी? उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से तो सारे सांसद गए थे ना। और अगर वो आशीर्वाद ना देते तो कहां चले जाते? अब देखिए आसिम भाई ने वो लाइन टच कर दी जहां पर मैं जाना नहीं चाह रहा था। अब सुनिए अमीश जी, आपके और आसिम भाई आप भी सुनिए। आप मेरे बड़े भाई आसिम भाई, आपकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मैं नया प्रवक्ता हूं चाहे पुराना प्रवक्ता हूं। मैं कुछ उखाड़ पाऊं या ना उखाड़ पाऊं, मगर इस देश का उखाड़ने नहीं दूंगा उन ताकतों को जो सांप्रदायिक राजनीति करती हैं। कौन करता है? जो अपनी पार्टी के आगे लगाती है। अरे पहले अपनी पार्टी से सुनील सिंह को बाहर करवाइए भाई। पहले अपनी पार्टी से बाहर करवाइए। फराज किदवई आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। ओके, फराज किदवई 30 सेकंड हिम्मत रखिए सुनने की। देखिए अमीर जी सुनिए, बोलिए। अमीर जी अमीर जी सुनिए। फराज किदवई साहब, इस देश में 1947 से पहले दो फोर्सेस थी, एक मुस्लिम लीग थी और एक हिंदू महासभा थी। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हिंदू महासभा कह रही थी कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आज भी इस देश में दो सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही हैं। ओवैसी की पार्टी के नाम में आपको क्या कमी दिखी? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नाम में आपको क्या कमी दिखी? सर सुनिए, हम उस सारी राजनीति को रिजेक्ट करते हैं जो धर्म के ऊपर करती हैं। ये बात करते हैं ना दलित मुस्लिम की, मैं दो खुले चैलेंज दे रहा हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब यह हुआ कि यूनिटी फॉर मुस्लिम्स। आप इस देश में क्या एक और बंटवारा करवाना चाहते हैं? आप बोलिए कि यूनिटी फॉर पिछड़ा, तो मुस्लिम यादव तो आपको भी चाहिए। मुस्लिम प्लस यादव एमवाई तो आपका भी समीकरण रहा है। ओके असीम बकर जवाब। हमारा पीडीए है, हमारा पीडीए तो अब हुआ। सत्ता में तो अब एमवाई के कारण ही आते रहे ना। सत्ता में तो अब एमवाई के कारण आते रहे। लालू यादव का उधर एमवाई, सपा का इधर एमवाई, यूपी में, बिहार में लालू की पार्टी का एमवाई, यहाँ लालू जी की पार्टी का एमवाई, यहाँ आपकी पार्टी का एमवाई। जवाब अब असीम बकर का जवाब होगा। मैंने आपको पूरे 45 सेकंड दिए, 50 सेकंड दिए अपनी बात को। हमारी बात उन्होंने पेशेंटली वेट किया। बात सुन लीजिए भाई। फराज भाई
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट असीम बकार को 40 सेकंड अपनी बात रखने के, देखिए बात समझिएगा, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, लेट हिम आंसर। अरे सुनिए सर, आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी आ जाने दीजिए। असद ओवैसी साहब अगर सिंदूर में गए थे तो राजीव राय भी गए थे, यस, शशि थरूर भी गए थे, टीएमसी वाले भी गए थे। लेकिन मैं यहां पर अब एक मुद्दे से नहीं हटूंगा। मैं तो तारीफ कर रहा हूं सर। फराज की दुबई, अब फराज की दुबई बीच में नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं इस बात की। अरे सुन तो लीजिए सर, आप तारीफ अभी करेंगे और करेंगे। अगर इस डिबेट के आखिर होने तक फराज की दुबई ने सुनील सिंह मुर्दाबाद नहीं बोला और सुनील सिंह को पार्टी में लेने वाले मुर्दाबाद नहीं बोला, तो मैं ये मान लूंगा कि सुनील सिंह जब बलात्कार करेगा तो फराज की दुबई टार्च दिखाएंगे। ये सब नहीं, हिम्मत नहीं है, ऐसे मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते। जो मुसलमान एक ऐसे व्यक्ति का विरोध ना कर पाए जो मुसलमान औरतों के लिए, वो भी मुर्दा औरतों के लिए ऐसे गलत बयानी करे, भयंकर तरीके से बेइज्जती करे, ऐसे मुसलमान को मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। फराज किदवई साहब, अगर आप वाकई में मर्द हैं और कौम के हमदर्द हैं तो आपको अभी अपनी पार्टी से यह बात मांग करना पड़ेगी कि सुनील सिंह के लिए माफी मांगो, क्यों पार्टी में लिया, और उसे बाहर करो। है हिम्मत आप में? फराज किदवई, देखिए अमीर जी, यहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने प्रवक्ता ने 4 बातें कही और आपके इतने बड़े शो का इस्तेमाल करके इन्होंने 4 नाजेबा बातें कही। एक, जब बलात्कार करेंगे तो टॉर्च दिखाएंगे। गलत बात है। मुझे लगता है अगर पार्लियामेंट होती सुनील तो सिंह बहुत बड़ा नाजेबा है कौम पर। सुनील सिंह एक नाजेबा इंसान है जो आपकी पार्टी में है। सुनिए, हिम्मत रखिए, पार्टी को हिम्मत रखिए आसिम भाई, हिम्मत रखिए। अधिकार नहीं आप लोगों को। सर आसिम भाई, आप माफी मांगिए पार्टी सरकार, देश आसिम भाई, देश से माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सुनेंगे। अरे माफी तो अभी आप मांगेंगे, देश से माफी मांगिए, अभी आप मांगेंगे इस देश की जनता से। सुनील सिंह को आप लोग अपना नेता मानते हैं, उसकी जिंदाबाद करते हैं आप लोग, और यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं हमको। डिबेट ऐसी नहीं होती थी अमीर जी, आपकी डिबेट ऐसी नहीं होती थी अमीर जी। आप वन बाय वन टाइम देते थे और आदमी अपनी बात रखता था। जी, आज भी ऐसा ही आप बोलेंगे। हाँ, तो देखिए न्यूज 18 के करोड़ों दर्शक, आप सुनिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जब बलात्कार औरतों के होंगे तो एक आदमी टॉर्च दिखाएगा। मैं इस पर आपत्ति जताता हूं। दूसरी बात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने प्रवक्ता बोल रहे हैं कि क्या उखाड़ लेंगे। आपका शो ऐसा नहीं है जहां पर यह लैंग्वेज बोली जाए। मैं पहली बार यह लैंग्वेज सुन रहा हूं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता अमीश देवगन के इतने बड़े शो में बोल रहे हैं कि अगर आप मर्द हैं, यह वो देश है जहां पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। यह मर्द होने का क्या मतलब होता है? जिस देश में कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी जैसी वीर महिलाएं हो, आप बोलेंगे मर्द हैं? मतलब क्या है आपका मर्द कहने का? सोफिया कुरैशी, कल्पना चावला, ये सब लोग बहुत बड़े हैं। ओके, पॉइंट टेकन। कुछ बातों को नहीं होना चाहिए था। माफी मंगवा लीजिए, सुनील सिंह मुर्दाबाद का नारा लगवा दीजिए एक बार, और जिसने सुनील सिंह को पार्टी में लिया। लेकिन असीम बकर, लेकिन आप पे फराज किदवई आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी भी डिवाइसिव एजेंडा चलाती है, वो मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात कर रही है, और आप यूपी में आएंगे तो मुसलमान वोट लेंगे। आपका खेल सिर्फ मुसलमान वोट लेने का है, तरक्की की बात नहीं है मुसलमान। हमारा मकसद मुझे बहुत अफसोस हुआ, डरे हुए। नहीं, मैं ये असीम बकर से पूछ रहा हूं, मैं असीम बकर से पूछ रहा हूं, फराज किदवई आपसे नहीं। आपने अपनी बात को रखा। ओके, मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक सहमा हुआ डरा हुआ मुसलमान, या यूं कहिए कि डरपोक मुसलमान, कि जो ऐसे आदमी का विरोध नहीं कर सकता अपनी पार्टी में, जिसने मुसलमान आने के लिए आए हैं। इस पर जवाब क्या है? वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उसका जवाब वो खुद देंगे। लेकिन असीम बकर, अरे सुनिए सर, सुनील सिंह मुर्दाबाद, जिसने मुसलमान औरतों के लिए
उनके बलात्कार की घोषणा की थी, वो मुर्दाबाद, ये इसमें कौन सा मैं एजेंडा चला रहा हूं? कोई एजेंडा हो बताइए, पूरी दुनिया से पूछ डालिए, ओके, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछ डालिए। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है कि कौन सा एजेंडा आप इसके सिर्फ अंदर? मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, आपकी पार्टी के नाम में ये है। फराज किदवई के इस आरोप का कैसे जवाब देते हैं आप? 20 सेकंड। बहादुर मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं। इनके जैसे मुसलमान नहीं चाहिए हमें, जो अपने मुसलमान औरतों को बलात्कार पे खामोश रहे। आप यूपी में सपा का खेल ऐसे बिगाड़ने आ लोग रहे नहीं हैं। चाहिए हमको। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपको काहे तकलीफ हो रही है सर? सुनील सिंह आपका रिश्तेदार है अमीश भाई क्या? देखिए एक मैं सेकंड, कह रहा हूं सुनील सिंह मुर्दाबाद, सुनील सिंह को पार्टी में लेने वाले देखिए, वो मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी में है, उसका जवाब समाजवादी पार्टी देगी जो आपने आरोप लगाए हैं। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा, ये कहां दे रही सवाल है, समाजवादी पार्टी? क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी आपके पार्टी आने आरोप नहीं दे से रही है। आपके आने से सेकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, अखिलेश का वोट कटेगा, समाजवादी पार्टी का वोट कट सकता है, मुसलमान वोट? मैं अखिलेश नहीं, मैं ये सवाल अखिलेश जी से पूछूंगा अब कि असदुद्दीन बुरे आदमी है या सुनील सिंह? मैं फराज किदवई से पूछ रहा हूं। पर फराज किदवई है उनके नुमाइंदे, इनकी यहाँ नजर पर में असदुद्दीन बुरे आदमी अखिलेश है। जी के नुमाइंदे फराज जो किदवई है। पंचवक्ता- ओके जो मेरा निवेदन है, ये दिस इज मोस्ट पंचवक्ता नमाजी है या सुनील ये सिंह भारत की का नजर सबसे में ज्यादा बुरा देखे आदमी? जाने वाला शो है, जवाब शब्दों दीजिए की मुझे। मर्यादा रख के बात हो। ओके फराज किदवई, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीर जी, अभी इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी करके कि मर्द हों या बड़े कमजोर मुसलमान हैं। हां, मैं मानता हूं कि इनको ये उस स्कूल ऑफ थॉट, उस फिलॉसफी से आते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। अमीर जी, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब इनके नेता ये बयान देंगे तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा बड़ेल गांव के मुसलमानों को, गरीबों को। आप तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से संसद भी पहुंच जाएंगे, आपके ऊपर कुछ होगा भी नहीं, लेकिन 15 मिनट के लिए जब आप पुलिस हटाने वाली बात करते हैं तो इस देश के कम से कम 15 करोड़ मुसलमानों के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। अमीर जी, मैं पहले भी बोल रहा था, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हमने मुस्लिम लीग के एजेंडे को ध्वस्त किया। उनका हम सवाल है मुस्लिम सुनील लीग की सिंह ज्यादा ताकतें खतरनाक जो हैं, है या असाउद्दीन ओवैसी? उस सवाल का जवाब अगर देना चाहें आप तो। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिल्कुल खतरनाक नहीं बोल रहा हूं, वो अच्छे आदमी हैं। तो साथ ले लीजिए। मैंने शुरुआत इसी से की थी, मैंने शुरुआत उसी से की थी अमीर जी, कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अच्छे आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, और उनको अपने देश का पक्ष रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजीव राय जी के साथ भेजा, मैं ये मानता हूं, और मैं तो तारीफ कर रहा था। ओके, you made your point. मैंने उनकी तारीफ की और आसिम भाई को लगा कि मैंने बी टीम कह दी। नहीं, एक सेकंड। अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं पूरे मामले के अंदर। बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी ने मोहन भागवत के बयान का विरोध किया है। इस तरह के बयान देना बेहद गलत है। मोहन भागवत ने घर वापसी का बयान दिया था, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, ये मोहन भागवत ने कहा था। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। घर वापसी करके प्रदीप भंडारी क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ऑलरेडी लगातार डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठा रही है। प्रदीप भंडारी देश को बचाना चाहते हैं अमीश जी। भारत तब तक ही बचे रहेगा जब तक ये हिंदू बाहुल्य रहेगा। ये देखिए मैप, हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर के पास में जमाते इस्लामी की अधिकतर सीटें आई। यहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है। भारत तभी है जब वो हिंदू बाहुल्य है, भले वो फैज खान हो, मौलाना साजिद रजवी हो या सैयद नसीम मकान हो, इनके वंशज या इनके पूर्वज तो हिंदू ही है। तो इसमें तो इस देश को अगर बचाना है तो इस देश को हिंदू बाहुल्य रखना है। जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो, लोकतंत्र खत्म हुआ। पाकिस्तान, बांग्लादेश या देश के अलग अलग कोनों में हिंदू माइनॉरिटी में, तो मुझे तो लगता है कि इससे बड़ी राष्ट्रवादी बात नहीं हो सकती। जो बाबर और औरंगजेब को अपने वंशज मानते हैं, कि वंशज अपने आप को मानते हैं, उनको इससे चिड़ होगी। जो एपीजे अब्दुल कलाम और मीर अब्दुल हमीद को अपना गुरु मानते हैं, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैं रुक करता हूं मौलाना साजिद रशीदी का। मौलाना साजिद रशीदी, आपका टेक क्या है? क्योंकि अरशद मदनी साहब ने कहा, वो कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। उन्हें लगता है उन्होंने ही अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया है। ये मदनी साहब का बयान। अमीश भाई,
देखिए ये देश जो है संविधान से चल रहा है और संविधान के अंदर किसी आदमी को ये अधिकार नहीं है कि हिंदू से कहे कि तू मुसलमान हो जा और मुसलमान से कहे कि तू हिंदू हो जा। किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो मोहन भागवत हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या दुनिया का कोई भी लीडर हो या कोई भी धर्मगुरु हो, किसी को ये अधिकार नहीं है। यहाँ हर आदमी को इच्छा है, चाहे वो हिंदू बनकर रहे, मुसलमान बनकर रहे, ईसाई बनकर रहे, सिख बनकर रहे। ये जो बार बार बयान आते हैं, ये बयान देश के लिए अच्छे नहीं है। मैं भी कह रहा हूं इस बात को, ये देश के लिए अच्छे नहीं है। आप किसको घर वापस लाना चाहते हैं? साजिद रशीदी तो अपने घर में रह रहा है, अरशद मदनी भी अपने घर में रह रहे हैं, आसिम वकार भी अपने घर में रह रहे हैं, फराज किदवई भी अपने घर में रह रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा घर है, हम तो अपने घर में रह रहे हैं भाई। फैज खान, किसको वापस लाना चाहते हैं आप घर वापस? फैज खान किसको लाना चाहते हैं? मैं सिर्फ सुनिए, मैं पूरी कर लूं अमीश, मैं पूरी कर लूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी आपने बहुत सारा वक्त समाजवादी और AIMIM में निकाल दिया। मैं भी फराज भाई से एक सवाल करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि चलो उस पर तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, इस पर माफी मांग लें कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ये अखिलेश यादव मुसलमानों के खिलाफ आदमी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये माइनॉरिटी मुखालिफ है। क्या इस पर माफी मांगेंगे? इस पर माफी मांग लें। फराज किदवई जवाब इस बात पर, देन फैज खान। बाप बेटे की लड़ाई थी भाई। देखिए साजिद रशीदी साहब को ये सब बातें करने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि आरएसएस इनसे बोलती है कि ये सवाल जाकर के पूछो और फिर ये पूछते हैं। आप रशीदी साहब ये बताइए कि आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जाते हैं? मैं देश का नागरिक नहीं हूं। आप आरएसएस, मैं देश का नागरिक नहीं हूं। आप आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं? आज जाते हैं आरएसएस मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं हूं कहीं। जनता को बता दिए, जनता, मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं हूं कहीं। वो सबको पता है कौन मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं हूं कहीं, कौन नहीं बिका हुआ है। वो देखो, मैंने मोहन भागवत के लिए भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बोला है कि किसी को अधिकार नहीं है। ये आपके, और मैं अपने घर में रह रहा हूं। हो रहा है आज। आप बोल सकते हैं समाजवादी में रहकर इतनी बड़ी बात? एक एक करके हो रहा है कि बिके हुए आप समाजवादी में रहकर इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं क्या? आप समाजवादी में रहकर इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक आपके बकौल में आरएसएस में रहकर इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। रशीदी साहब अपनी आपने बात को रखा, लेट फराज किदवई रिस्पॉन्ड। फराज किदवई साहब। नहीं, मैंने भाषा गलत नहीं बोली। मैंने बोला, आपने बोला वो बिके हुए हैं, ये बिके हुए अच्छी भाषा है। बड़ी बात कह रहा हूं। कोई कह रहा है उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हो मेरा, ये अच्छी भाषा है। भाई, जो आदमी पार्टी में, सुनो, जो आदमी पार्टी में रहकर अपनी अच्छी बात को, मुसलमानों की बात को उठा ना सके तो क्या है? या तो बिका हुआ है या दबा हुआ है। दो ही बातें हो सकती हैं। ओके, फराज किदवई। हाँ, देखिए अमीर जी, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपका ये शो बहुत बड़ा है और मेरा बहुत फेवरेट शो है, लेकिन आज ये पहली बार हो रहा है कि बिका हुआ, मर्द, नया उखाड़ लो, ये सब पहली बार हो रहा है। खैर रशीदी साहब, मैं आपको बता दूं, मैं बिका हुआ हूं, कुछ हूं, ये इररेलेवेंट है। आप ये बताइए कि और मैं वो वाले शब्द बोल भी नहीं सकता, लेकिन इस देश के मुसलमानों को बताइए हाँ या ना। मेरे बयान का खंडन कीजिए ना कि आप मुलायम सिंह जी ने नहीं कहा। हाँ या ना? मेरे बयान का खंडन कीजिए ना कि नहीं कहा उन्होंने। एक सेकंड, मिस्टर रशीदी अपनी टर्न पे, मिस्टर रशीदी अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोलिए, मिस्टर रशीदी अपनी टर्न पे बोलिए। फराज 10 सेकंड, फराज 10 सेकंड। नहीं, आप इनसे ये कहिए कि ये मेरे बयान का रशीदी साहब, देखिए अमीर जी सुनिए, अब क्योंकि पर्सनल हुए, अमीर जी पर्सनल हुए, इस देश के मुसलमानों देखो, मौलाना साजिद रशीदी तराबी छोड़ करके यहां डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। इस देश के मुसलमानों देखो कि एक तरफ तराबी चल रही है, दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी जो है टीवी डिबेट में भाग ले रहे हैं। 9 बजे देखो देश के मुसलमानों, ये सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके। अब दूसरी बात सुनिए, अब सुनिए रशीदी साहब, अभी और एक्सपोज कर दूंगा, इसलिए मत पंगा लीजिए रशीदी साहब, ना पंगा लीजिए वरना भी और एक्सपोज कर दूंगा। इस देश का मुसलमान देख रहा है, इस देश का मुसलमान देख रहा है कि तराबी के टाइम पर एक मौलाना साहब जो अपने नाम के आगे मौलाना लिखते हैं, वो तराबी छोड़ करके टीवी डिबेटों में हिस्सा ले रहे हैं। ये इस देश का मुसलमान देख रहा है। और आप, अरे अब सर सुनिए, देखिए यही प्रॉब्लम है इनके साथ। अमीर जी सुनिए, अब ये जवाब देते रहेंगे, अब ये जवाब देते रहेंगे। बताओ ना कौन सी भैया रशीदी साहब सुनिए, अब आपने, अच्छा ठीक है, एक एक करके ऑडियोज डाउन। ओके साजिद रशीदी, तो 20 सेकंड, 20 सेकंड। नमाज किस टाइम हो रही है, किस टाइम नहीं हो रही है, तरावी किस टाइम हो रही है, ये भी पता नहीं है आपको यार।
फराज भाई, आप तो इसका मतलब इस्लाम को भी नहीं जानते। पता है, आप हमें ना आप बताइए। नमाजें भी नहीं पढ़ते, इसका मतलब तो 7 बजे कौन सी तरावी होती है, बता दीजिए ना, ये बता दीजिए। 7 बजे कौन सी तरावी होती है? 7 से 8 तक। ये शो 8 बजे खत्म होगा, 7 बजे हाँ, नहीं। तो 8 बजे के बाद तरावियां हो रही हैं, सब जगह 8 बजे के बाद हो रही है तरावी। 7 बजे कोई तरावी नहीं होती। जब भी हो तरावी, वो विषय नहीं है मेरा। टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। ओके, मैं फैज खान के पास आता हूं। नमाज़ भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ओके ओके ओके, शांति। ओके, देखिए ये विषय नहीं है। फराज किद भाई, ये घर वापसी के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है, और एक तरफ ओवैसी की पार्टी यूपी की तरफ कूच कर रही है, और उसका साइड इफेक्ट, उसका इंपैक्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। देखिए, जहां तक अमीर जी बात घर वापसी, एक सेकंड, फैज खान की बारी है, फैज खान की बारी है, फैज खान की बारी है। फैज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अमीश भाई, मैं बातें तो मेरी बहुत सारी है, लेकिन आज मैं थोड़ा मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो सही बात कही है उससे मैं बता दूं, ये वक्त तरावी का नहीं होता है। अभी तो हम रोजा खोल के बैठे हैं, थोड़ी देर यहाँ डिबेट में रहेंगे, कुछ बातें करेंगे, फिर तरावी का वक्त 8:30 बजे, 6 बजे खुला था, तब तरावी पढ़ी जाती है। बस मैं इतना कहने के। अब मूल बात पर मैं आता हूं। देखिए, मूल बात यह है कि हम सब लगातार डिबेट सुन रहे हैं, और जिस मजबूती से समाजवादी पार्टी और MIM लगे हुए हैं, इसी मजबूती से दोनों लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले आधे घंटे से उन्हीं दोनों को मौका दिया गया। मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो बहुत सांस्कृतिक बात है, वैज्ञानिक बात है, तथ्यात्मक और ऐतिहासिक बात है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। हिंदू का मतलब केवल हवन यज्ञ करके, चोटी धारण करके, तिलक लगा के हिंदू बन जाना, मुसलमान से यह अर्थ नहीं है। मानसिक रूप से आप इस बात को तो फैज खान बताएंगे हिंदू का मतलब क्या है। आज वो राणे जी ने बहुत अच्छी बात कही। वो बड़े, नीतीश राणे बड़े कट्टरपंथी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सलमान खान अधिक हिंदू है बनिस्बत उद्धव ठाकरे के। क्यों? क्योंकि भाई हिंदुत्व जो है वो अंदर से होता है, वो दिखावे की बात नहीं होती है। और यदि हम इस बात को मान लें, वंदे मातरम हम नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, तो कहने का मतलब है आपने अपने आप को अभी भारतीय माना नहीं है। पहले तो मानसिक रूप से भारतीय हो जाओ, फिर उसके बाद जो फिजिकल होता है वो बात की बात है। और ये व्यक्ति की मूल प्रकृति होती है, मूल प्रकृति होती है। साइबेरिया से 6 महीना उड़कर पक्षी आते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं। अमीश भाई, आप भी अभी एंकरिंग करेंगे और तमाम ऑफिस के काम करके घर ही जाएंगे, तमाम दुकान वाले घर जाएंगे, आप नदी में जाएं, पर्वत में जाएं, कहना क्या चाह रहे हैं आप घर ही जाएंगे। तो अरे भाई, फाइनली हम सबको घर जाना है। मानसिक रूप से पहले तो घर आ जाइए। ये कह रहे हैं कि मेरा घर भारत में ही है, मैं कहीं बाहर थोड़ी हूं, मदनी जी का घर भारत, लेकिन मानसिक रूप से तो ये आज भी विदेश में रहते हैं। सऊदी अरब में अपने पूर्वज खोजते हैं, मिस्र में अपने पूर्वज खोजते हैं। ओके, विवेक खोजते हैं। पहले आप देखिए, पहले आप समझ जाइए कि आपके देखिए सबको कहीं नहीं, भारत सुनिए नहीं है। अमीश भाई, हाँ सुनिए, अब आप सबको घर जाना है अमीश भाई, और आप भी अपने घर जाएंगे, सबको ऊपर जाना है, एक दिन आप भी ऊपर जाएंगे। लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं कुछ क्लियर नहीं हुआ। अगर ये कहना चाहते हैं कि मोहन भागवत जी के बयान को ये जस्टिफाई कर रहे हैं और डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जनता को बेवकूफ ना बनाएं। घर वापसी का क्या अर्थ होता है यह हर मुसलमान जानता है। क्या प्रेशर साइकोलॉजिकली उस पर संघ वाले डालते हैं, हर मुसलमान जानता है। और खुले में आकर के फैज खान बोलिए कि इस्लाम को पालन करने वाला इस्लाम को पालन करेगा, संविधान खड़ा हुआ है उसके लिए, और इसलिए मोहन भागवत गलत हैं। और मैं मदनी साहब का कोई अनुयायी नहीं हूं, लेकिन जो मदनी साहब ने कहा मैं उसको आज जरूर एंडोर्स करूंगा। मदनी साहब ने कहा कि मुसलमान को कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। उन्हें लगता है कि उन्होंने ही अपनी मां का दूध पिया है और किसी ने नहीं पिया है। मदनी साहब ये कह रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए, उन्होंने एक रिएक्शन में कहा, लेकिन मैं उनको गलत नहीं मानता। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जबरदस्ती 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाने के बारे में क्यों आप डिस्कशन करते हैं? लेकिन आपका क्या कहना है जो जिम में कन्वर्जन हो रहे हैं,
जो लव जिहाद के थ्रू कन्वर्जन हो रहे हैं, जो बॉर्डर एरियाज में कन्वर्जन हो रहे हैं, जो छांगुर जैसे लोग हैं वो कन्वर्जन करवा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? जो इंटरनेशनल रैकेट चला रहे हैं विवेक श्रीवास्तव सांसद है। लेकिन मुझे बिल्कुल सही बात है, सुनिए, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कन्वर्जन गलत है, व्यक्तिगत कन्वर्जन अलाउड है। आमिर, मुझे आपको नहीं पता बॉर्डर एरियाज में कैसा कन्वर्जन हो रहा है? आपको नहीं पता बॉर्डर एरियाज में कैसा कन्वर्जन हो रहा है? अगर आरएसएस एज एन इंस्टीट्यूशन, हिंदू महासभा एज एन इंस्टीट्यूशन कहेगा हम फैसिलिटेट करेंगे फोर्सिबल कन्वर्जन इनटू हिंदुइज्म, मोहन भागवत को सुना पूरी तरह से। मोहन भागवत ने बोला लालच और जबरदस्ती से हो रहे धर्मांतरण को रोक लगे। वो कह ही नहीं रहे कि हमें जबरदस्ती से कराना है या पैसे देके या लालच देके कराना है। स्व इच्छा से कोई घर वापसी करना चाहेगा तो वो उसको उसकी बात कर रहे हैं। मोहन भागवत कभी कभार भ्रष्टाचार में भी बोलते हैं जो हिंदू समाज में है, कभी कभार जो दहेज प्रथा है सिर्फ हिंदू समाज में नहीं पूरे समाज में, कभी कभार हिंदू समाज का उद्धार हो, ईसाई नहीं है, बैड हैबिट्स हैं इस पे भी बोलते हैं। भ्रष्टाचार भी आपको हिंदू समाज में दिख रहा है तो मुसलमानों के घर में झांकने के अलावा आता नहीं है कुछ। प्रदीप भंडारी जी अमित जी, अरे भैया ये जो घर वापसी की बात हो रही है या स्वेच्छा से कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि रफीक अपना नाम जो है वो राहुल करते हुए जाके हिंदू लड़कियों को फंसाकर बाद में पता चलता है कि रफील राहुल है, उसके बाद जेल जाना पड़ता है। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जिसकी प्रार्थना की पद्धति मस्जिद और वो राहुल बन करके हिंदू लड़की से शादी करके जाएगा, परंतु उसके पूर्वज जो है वो हिंदू है, समझे। मैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ अमित जी, ये बड़ी पीडीए की बात करते हैं परिवार डेवलपमेंट अलायंस वाले, क्या मुसलमान समाज के अंदर भटकिया, फकीर, शाह, दफली, नाट, हलनकर, लालबेगी, बदाई, बंजारा, धोबी, रंकी, ये सब मुसलमान समाज के अंदर जो दलित आते हैं, इनके बारे में कहां चला गया इनका पीडीए? सिर्फ हिंदू में दूरबीन के रूप में जाति क्यों दिखती है? मुसलमान समाज के अंदर अंसारी, बेहाक, चिकवा, धनिया, दंजी, जरा बताओ फराज कदवई, आप कौन सी मुसलमान समाज की जाति में आते हो? आपने अपना हक क्यों नहीं छोड़ा निचली जाति में आए हुए व्यक्ति के लिए? ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में जाति देखते हैं अमित जी। आपके देश आपको करोड़ों दर्शक देखते हैं क्योंकि ये हिंदू को बांटना चाहते हैं, इनकी सच्चाई यही है। इसीलिए हिंदू को हिंसक कहते हैं और मुसलमान समाज की तुष्टि की ये बात करते हैं। समाजवादी 2012 में मैनिफेस्टो लेके आए थे, आप चेक कर सकते हैं कि मुसलमान समाज को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी देगी। पूरे के पूरे समाज ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, ये इनकी सच्चाई है। ओके, फराज किदवई जवाब कोई सच। हाँ अमीर जी, दो चीजें हैं। देखिए, एक तो घर वापसी पर मैं बोलूंगा कि आदरणीय मोहन भागवत जी जो घर वापसी पर बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो शहनवाज हुसैन का नाम सहदेव कुमार किया जाए, उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी की घर वापसी करवाई जाए, उनको मुकेश कुमार नाम दें या जो नाम देना हो दें, दानिश अंसारी को दिनेश कुमार बना दें, शहजाद पूनावाला, जफर इस्लाम और ये सब जितने लोग हैं सबसे पहले इनकी घर वापसी कराई जाए। क्योंकि ये होता है ना कि हर अच्छी चीज का काम जो है वो अपने घर से शुरू होता है, लीड बाय एग्जाम्पल। मोदी साहब तो इतने बड़े नेता हैं, मोदी साहब तो विश्वगुरु हैं, तो जब शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश अंसारी, शाजिया इल्मी, शहजाद पूनावाला, जफर इस्लाम, ये तो नाम इतने मुझे याद हैं, इनकी घर वापसी कब हो रही है इसके बारे में प्रदीप भंडारी जी आज आप इतने बड़े शो में बता करके जाएंगे, वरना देश की जनता ये समझेगी कि आप सिर्फ वोट पॉलिटिक्स करके इस देश को डिवीजन ला करके हिंदू मुसलमान करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी, अमीश जी, इन्हें चालाकी से ये नहीं बताया कि मुसलमान समाज की जो जाति आती है, भटकिया, फकीर, शाह, दफली, नाट, इनमें कहा है इनको अपना पीडीए नहीं दिखता है, नहीं बता पाए क्योंकि ये तुष्टिकरण वाली नहीं। आप तो बताइए, ये जो सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्वेच्छा से घर वापसी करेंगे, ये सवाल पूछा गया, इसमें कई नेताओं के नाम लिए गए, उसका जवाब क्या है प्रदीप भंडारी जी? कई लोगों की घर वापसी की तैयारी शुरू हो रही है क्या? इनकी धार्मिक पद्धति, अमीश भाई, इनकी पूजा की पद्धति जो है वो मस्जिद में जाना है, पर इस सांस्कृतिक रूप से तो हम सब हिंदू हैं। आप जाके इनसे पूछिए, ये लोग जाके कोई हिंदू सनातन को डेंगू मलेरिया तो ये कहो समाजवादी पार्टी वाले तो ये कहें आज, ये वंदे मातरम के अंदर जाके लेकर के जाइएगा, सच्चाई है।
अमीर जी क्लैरिटी अरे आप क्लैरिटी दो, तुम अपने आप को तुम अकबर, तो आप अपने आप को क्या आपके पूर्वज को अकबर मानते हो? हमारी संस्कृति एक ही है, इसमें तो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी संस्कृति तो एक ही है, अलग थोड़ी है संस्कृति। अमीर जी सुनिए सुनिए, संस्कृति एक है, मैं मानता हूं संस्कृति एक है अमीर जी। यहाँ कौन सा आपका कोई होने से पहले टर्की से आया था, ये सब हिंदुस्तानी है। सर सुनिए सर, इस आप बताइए ना, कई ऐसे एग्जाम्पल है, तो पहले राम था, वो आगे बाद में रहमान बन गया, ऐसे कई एग्जाम्पल है हमारे देश के अंदर। लेकिन फैज खान क्योंकि इतिहास में भी इस पे जाना चाहिए, क्या भारत में मुसलमान मुस्लिम्स के इतिहास पर बात अगर हम करते हैं, जो क्यों बार बार मोहन भागवत जी घर वापसी की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर बहुत गुस्से में हैं कई नेता। मैं इम्तियाज जलील की बात कर रहा हूं, जलील साहब कह रहे हैं कि मोहन भागवत की तुलना उन्होंने आतंकी अजमल कसाब से कर दी है। उन्होंने बोला दोनों की विचारधारा बांटने वाली है। मेरे फैज खान, अमीश भाई जी, अमीश भाई आप देखिए, एंकर हैं, बड़े प्रतिष्ठित एंकर हैं, और आपको पता है एंकरिंग में उच्चारण का बड़ा महत्व होता है। आपने पहले सही उच्चारण किया था जलील, उसका नाम जलील ही होना चाहिए, लेकिन फिर आपने जलील कह दिया। जलील यानी खूबसूरत होता है और जलील यानी गिरा हुआ होता है। तो पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा था, जलील ने यह बात कही, जलील व्यक्ति और कैसी बात कहेगा। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम एक आतंकवादी से जोड़ देगा, जिसने इस देश की प्रतिष्ठा पर हमला किया, जिसने हजारों लोगों की जान ली। उससे तुलना करना निश्चित रूप से इससे बड़ा जलील काम कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आरएसएस से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस संगठन से आए हैं? आरएसएस से आए हैं। बहुत सारे हमारे राज्यपाल हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, सबने आरएसएस की प्रार्थना गाई है और गाते हैं। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तोदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। जिस हिंदू भूमि भारत भूमि को आरएसएस प्रणाम करता है, उस भारत भूमि पर आकर कसाब बम फोड़ता है, लोगों को मारता है, और तुलना मोहन भागवत जी और कसाब की इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे मुस्लिम इतिहास के बारे में, क्योंकि बार बार हो रहा है घर वापसी हो, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा, उस पर आप जवाब जरूर अपना तैयार रखिएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को असीम वकार ये बात बोलनी चाहिए थी? मोहन भागवत साहब एक वेल रिस्पेक्टेड आदमी हैं, उनको एक आतंकवादी के साथ कंपेयर करना, क्या आपको लगता नहीं है बहुत गलत बात है? दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और फैज खान कह रहे हैं जलालत भरा काम। अमीश भाई, सबसे देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा और इजाज़त चाहूँगा, अजान हो गई है, मेरे पास अब सिर्फ 10 मिनट हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट हैं जमात में। मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं जाना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए। दूसरी बात, आपके शो पर एक बात रह गई कि अभी तलक के सुनील सिंह पर फैज खान की बात का जवाब नामा आया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, और ना ही समाजवादी पार्टी ने और फराज किदवई ने यह कहा कि सुनील सिंह मुर्दाबाद, ना उन्होंने ये कहा बताया कि असद ओवैसी में और सुनील सिंह में उनको कौन बेहतर लगता है। उनका जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। फैज खान की बात का जवाब तो देके जाइए, या उनकी बात का जवाब आप नहीं देना चाहते? फैज खान की बात, वो इनके दोस्त हैं, फैज खान इनके दोस्त हैं भाई, उनकी बात का जवाब क्यों देंगे? मिले हुए हैं लोग। अच्छा, मिले हुए हैं, ओके। साजिद रशीदी, फैज खान की बात का जवाब। फैज खान की बात का जवाब। नहीं, देखिए अमीश भाई, ये तुलना तो गलत है, नहीं करनी चाहिए। देश के किसी भी प्रतिष्ठित नागरिक के साथ में कसाब जैसे दरिंदे की तुलना करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है, चाहे वो एक आम आदमी क्यों ना हो। तो ये तुलना बिल्कुल गलत है। ठीक है। और इन्हीं तुलनाओं की वजह से ये लोग चर्चा में रहना चाहते हैं, चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और इन्हीं तुलनाओं की वजह से कहीं ना कहीं मुसलमान जज्बात में आकर इनको वोट भी दे रहा है। यही वजह है सबसे बड़ी। इसलिए कभी ये 15 मिनट की बात करते हैं, कभी इस तरह की बातें करते हैं। तो ये समाज को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी अगुवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सोचना पड़ेगा मुस्लिम समाज। फैज खान, मुस्लिम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर मुसलमान इतिहास की
क्या आप कहना चाहते हैं जो बार बार घर वापसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या आपको लगता है कि सब कन्वर्टेड है यहां पर इंडिया में, ओरिजिनल कोई नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। 40% लोग 99% लोग कन्वर्ट हुए हैं। और हमारी जहां तक बात करें, आज से 800 साल पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए, उनके हाथों 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। आज वो 90 लाख 99 क्यों कहते हैं? 100% कहिए ना। भारतीय उपमहाद्वीप में 100% जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत को मिला लगभग 35 से 40 करोड़ मुसलमान है, तो वो 90 लाख 40 करोड़ हो चुके हैं। इसलिए आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सबके सरनेम देखिए, भट्ट होते हैं, भाटी होते हैं, राणा होते हैं, चौहान होते हैं, चौधरी होते हैं, चीमा होते हैं, गुजर होते हैं। ये कौन से राणा गुजर जो थे वो सऊदी अरब से आए थे, सब यहीं के। हाँ, अब कुछ लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों इस्लाम कबूल किया और काफी सारे लोगों ने, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह, इन लोगों की तलवार के भय से भी और जजिया टैक्स से बचने के लिए भी कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। आपका जवाब जरूरी है इस पे अमीश भाई। तो साजिद रशीदी आप भी कन्वर्टेड है? जिन लोगों को इस्लाम, मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, इस्लाम कब आया, कैसे आया, ये ठीक है कि हिंदुस्तान में सब लोग कन्वर्टेड हैं, 99% नहीं 100% कहिए आप, गुड। लेकिन ये गुजर की जो बात कर रहे हैं, गुड। आप इराक में चले जाइए, कुर्द गुजर होते हैं, आपको तो जानकारी नहीं है। अच्छा। अरब के अंदर बहुत सारे गुजर हैं। अच्छा, तो ये बिला वजह की मिसकंसेप्शन करना, बिला वजह की ऐसी बातें करना जिसकी जानकारी आपको ना हो। सरनेम गुजर है, लेकिन कन्वर्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरनेम गुजर है। अगर कन्वर्टेड होने का मतलब ये नहीं कि वो हिंदू समाज में फिर हिंदू बन जाएंगे। भेड़ और बकरियां चराते थे। कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं कि फिर उनका हिंदू हो परिवार जाएंगे। भेड़ और बकरियां चराता था ना, और उनका नाम गुजर तो नहीं है। चुप रहो, तुम्हें जानकारी नहीं, चुप रहो। अरे भाई, अरब की जानकारी धरती नहीं, चुप रहो। पर पैगंबर हजरत बोला नहीं करते मोहम्मद बीच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ बकरियां ज्ञानी चराई, से ज्ञान लड़े, ज्ञान सुहाया होए, गुजर नहीं मूर्ख है। से मूर्ख गुजर लड़े, नाम तुरंत लड़ाई होए। महाद्वीप का है। मूर्ख आदमी से बात नहीं अरब करता का मैं। अब्दुल्ला है, चुप करो ना। मोहम्मद मत बोलिए, उमर है, उस्मान है, ओके। ये सब अरब के हैं। जी। गुजर तो भारत का उपनाम है। ओके, मैं बिला वजह बीच में कूदता है आदमी। मैं चर्चा के अंदर बात ही नहीं करने देता। चर्चा के अंदर एक बड़ी खबर को लेकर आ रहा हूं। उदित राज ने मोहन भागवत पर बड़ा बयान दिया है। मुस्लिमों की घर वापसी हुई तो जाति कौन सी होगी, बता दीजिए प्रदीप भंडारी। उदित राज सवाल पूछ रहे हैं, जाति किस में आएंगे वो वापस? ब्राह्मण, ठाकुर, उन्हें वो कह रहा है दूर भगाया जाएगा। हिंदू अमीश भाई, हिंदू, पर ये तो बताए इनका पीडीए मुसलमान समाज की कौन सी जाति का है। मैं पूछता हूँ, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो मुसलमान समाज की कौन सी जाति में आते हैं? विवेक से जो रैकेट चलाता था धार्मिक परिवर्तन का, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए देने की बात करता था। ओके प्रदीप, यू मेड पॉइंट। विवेक 10 सेकंड्स। देखिए, एक रोना जो संघ थियोलॉजिकली, आइडियोलॉजिकली रोता रहता है कि साहब एक ही देश है हिंदुओं का, लेकिन ये इसको जानते नहीं कि एक ही देश हिंदुओं का क्यों है। इस्लाम 1400 साल पहले आए, वो दावत लेकर के गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, अफ्रीका गए, उन्होंने कहा साहब ये हमारा धर्म है, प्लीज ट्राई, प्लीज कम, यू आर वेलकम। लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे यहाँ पे जो हिंदू हैं, क्या कह रहे हैं कहीं नहीं गए। आप नहीं गए, क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि हिंदू सिर्फ एक ही देश के अंदर है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, और इस्लाम जो है वो 57 देशों के अंदर, इस्लामिक मुल्क है 57 देश के अंदर, मुसलमान तो सभी देशों में है लगभग। और आप कह रहे हैं क्योंकि हम न्योता लेके नहीं गए, हमारे यहाँ के ब्राह्मणों ने और ठाकुरों ने रोक रखा था, हमारे यहाँ के राजपूतों ने रोक रखा था, ये कहना जा रहे हैं विवेक आप? कितनी इलॉजिकल बात है ये। मतलब दिस इज हेट्रेड टुवर्ड्स द रिलीजन। मतलब कई लोगों ने तलवार के दम पे कन्वर्जन कराए, कई लोगों ने तलवार के दम पे देशों में कन्वर्जन कराए, और ये सही